इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं किरायानामा के प्रारूप के बारे में। ठीक है, तो किरायानामा किस प्रकार से लिखा जाता है और यह कब लिखा जाता है, ठीक है ना। तो वो हम बात करें यहाँ पर किरायानामा की, तो किरायानामा कब लिखा जाता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना, अपना मकान या फिर मकान का कोई सा भाग उसको किराए पर दिया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दिया जाता है, तब उस किराए से संबंधित, ठीक है ना, या फिर उस मकान से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न ना हो, उसके लिए क्या बनाया जाता है? एक किरायानामा, जिसमें कुछ कंडीशंस लिखी होती है कि उस मकान को कोई किराया, जो भी किराएदार है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं करेगा, ठीक है, तोड़ फोड़ नहीं करेगा, किराया सही समय पर देगा। और इसमें यह लिखा जाता है कि ये कब दिया गया है किराए पर, ठीक है ना, और कितने टाइम तक के लिए दिया गया, कितने वर्ष के लिए दिया गया, ठीक है, और दोनों के हस्ताक्षर के होते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे किरायानामा के प्रारूप कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यह पट्टा दिनांक, माह, सन को, ठीक है ना, तो जिस दिनांक को, जिस माह और जिस सन को यह पट्टे पर दिया गया था, किराए पर दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? श्री, जो भी इसका नाम हो, आत्मज, आयु, वर्ष, निवासी, जहाँ पे वह निवास करता है, ठीक है ना, तो अर्थात जिसे मकान मालिक कहा गया, अर्थात यहाँ मकान मालिक का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखना होगा कि कहाँ रहता है, ठीक है ना, उसका, उसकी आयु क्या है, उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें। एवं जो इस विलेख का प्रथम पक्षकार है, अर्थात किरायानामा का प्रथम पक्षकार कौन हो गया? मकान मालिक हो गया, और दूसरा पक्षकार किराएदार हो गया, जिसका किराएदार का भी नाम लिखना होगा, ठीक है ना, उसके पिता का नाम, आयु, वर्ष, निवास, ठीक है ना, कहाँ निवास करता है, ये लिखना होगा। एवं जो इस विलेख का द्वितीय पक्षकार है, ठीक है ना, अर्थात जो किराएदार है, वो द्वितीय पक्षकार है के बीच ग्राम शहर में निष्पादित किया, अर्थात जो प्रॉपर्टी है, जो किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, वो किस ग्राम या किस शहर में है, यह भी लिखना होगा। अब यहाँ पर बात करें, क्योंकि उक्त मकान मालिक का, ठीक है ना, नगर में, ठीक है ना, किस नगर में, किस रोड पर अवस्थित एक मकान है, ठीक है ना, जिस रोड पर और जिस नगर में भी उसका मकान है, तो उसका नाम लिखना होगा, जिसमें कमरे, रसोई एवं लेटरिन बाथरूम है, ठीक है ना, और जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया था। तो यहाँ का जो विवरण है वो नीचे अनुसूची में दे दिया जाएगा, उसमें मकान में क्या क्या सुविधाएं दी गई है। और उक्त किराएदार कितने वर्ष के लिए, ठीक है ना, जितने महीने, जितने वर्ष के लिए यहाँ पर रह रहा है, जैसे 2 वर्ष के, 3 वर्ष, ठीक है, और कितने रुपए प्रति माह के किराए पर लेने का इच्छुक है, ठीक है ना। तो जितना भी किराया होगा, जितने वर्ष के लिए, यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। तो प्रति माह के हिसाब से लिखना होगा, 2,000 रुपये है, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है ना, जो भी उस मकान का किराया होगा वहाँ पर लिखना होगा, जिसे देने के लिए मकान मालिक सहमत क्या है, ठीक है ना, मकान मालिक सहमत हो गया। अब यहाँ पे संपत्ति के वो लिखी जाए, अनुसूची लिखी जाएगी, संपत्ति का विस्तृत विवरण, कि उसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई है, ठीक है ना, क्या क्या फैसिलिटी है वहाँ पर उस किराएदार के लिए, ये सब लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अतएव अब यह विलेख साक्षांकित करता है। अब यहाँ पे कुछ बहुत सारी कंडीशंस बताई गई हैं, क्या क्या किराएदार करेगा, क्या क्या करने के लिए बाध्य है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया कि उक्त मकान कितने वर्ष के लिए किराएदार के आधिपत्य में रहेगा, वह उसकी किराए की शर्तों के अनुसार उपयोग एवं उपभोग कर सकेगा, ठीक है ना। तो जितना किराया किराए पर बात की गई है, ठीक है ना, उसी के हिसाब से उसका उपभोग कर सकता है किराएदार। अब दूसरा कि किराएदार दिनांक से आरंभ होकर दिनांक को समाप्त होगी, ठीक है ना, इसमें आगे किराएदारी की अवधि में वृद्धि करने का मकान मालिक को अधिकार, अर्थात यहाँ पे मकान मालिक को अधिकार दे दिया गया कि यदि किराएनामा में जो समय दिया गया है वो समाप्त हो जाता है तो उसको बढ़ा सकता है। थर्ड क्या है कि उक्त किराएदार को उक्त मकान का किराया हर माह की पहली तारीख को अदा कर मकान मालिक से रसीद प्राप्त करनी होगी। फोर्थ पॉइंट है कि उक्त मकान, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, थर्ड में रसीद भी प्राप्त कर सकता है वहाँ पे। और फोर्थ है कि उक्त मकान का इतने माह का किराया अग्रिम देय होगा, जो किराएदारी की समाप्ति पर लौटा दिया, अर्थात
कुछ एडवांस किराया भी रखा जा सकता है, उस किराएदार से लिया जा सकता है, ठीक है ना, जिसे बाद में जब वह जाएगा किराएदार तब उसको लौटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि किराएदार उक्त मकान की बिजली एवं पानी के बिल का समय पर भुगतान कर रसीद प्राप्त करता था। यदि उस मकान की, ठीक है ना, जो किराए पर दिया गया है वो बिजली और पानी का बिल अलग से देना है, तो यहाँ पर भी वो उसका समय पर भुगतान करके रसीद प्राप्त करेगा। कि मकान का नगर पालिका को देय शुल्क मालिक अदा करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या नेक्स्ट है कि किराएदार मकान स्वच्छ एवं ठीक हालत में रखेगा, ठीक है ना। एक किराएदार पे बाउंड है, उसे किसी भी प्रकार क्षतिग्रस्त नहीं करेगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या है कि उस मकान को स्वच्छ रखेगा, रखने में मदद करेगा, ठीक है ना। उसको किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं करेगा उस मकान को। किसकी बात कर रहा है? किराएदार की बात कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि मकान मालिक की बिना स्वीकृति के किराएदार उसमें किसी भी प्रकार की मरम्मत या निर्माण कार्य नहीं कराएगा, ठीक है ना। ऊपर तो हो गया क्षतिग्रस्त नहीं करेगा, अब नीचे क्या बता दिया गया कि उसमें कोई भी निर्माण नहीं करेगा, कोई मरम्मत नहीं करेगा बिना परमिशन के। किसके? मकान मालिक की बिना स्वीकृति के उसमें ना तो कोई मरम्मत करेगा, रिपेयरिंग करेगा, ना तो मेंटेनेंस का कुछ निर्माण कार्य कराएगा, ठीक है। एवं मकान मालिक की पूर्व स्वीकृति से किराएदार, ठीक है ना, माह के किराए की रकम तक उसकी मरम्मत आदि में व्यय कर सकता है। यदि मकान मालिक की स्वीकृति है, ठीक है, तब वहाँ पर किसी भी माह का किराया मकान मालिक को ना देकर वहाँ पे मरम्मत करवा सकता है उस मकान की, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि किराएदार मकान को सिर्फ निवास के उपयोग में लाएगा, किसी भी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। यदि रहने के लिए दिया गया है किराए पर तो वहाँ पर सिर्फ रहेगा, वहाँ पर बाकी कोई भी बिजनेस व्यापार कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। कि किराएदार उसमें किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य का व्यापार नहीं करेगा, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, इलीगल कार्य नहीं करेगा जो लॉ के अगेंस्ट हो, ठीक है। अब 11th है कि मकान मालिक को किसी भी दिन के समय शांतिपूर्वक मकान की देख रेख करने के लिए उसमें प्रवेश करने का अधिकार होगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या है, मकान मालिक क्या कर सकता है, उस मकान में किसी भी समय दिन में जा सकता है, वहाँ पे शांतिपूर्वक उसको देख सकता है कि उसका मकान सही तरीके से है कि नहीं, ठीक है ना, कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं है। अब यहाँ पे किराएदार मकान मालिक की बिना स्वीकृति किसी को भी वो पट्टे पर नहीं देगा। वहाँ पे क्या है, एक पट्टे पर दिया गया है, ठीक है ना, किराएदार को। अब ऐसा नहीं है कि किराएदार किसी अन्य को भी रख ले किराए पर, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद कि किराएदार विलेख में उल्लिखित सारी शर्तों का पालन करने को बाध्य होगा, ठीक है ना। तो जो ऊपर हमने इतनी सारी शर्तें पढ़ी उसको मानने के लिए कौन बाध्य है? किराएदार बाध्य है, ठीक है ना। उल्लंघन किए जाने पर मकान मालिक को उसे बेदखल करने और किराएदारी समाप्त करने का अधिकार होगा। अर्थात ये मकान मालिक चाहे तो उसको बेदखल कर सकता है यदि ऊपर लिखित शर्तों का उल्लंघन करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है कि उपयुक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित 2 साक्ष्यों के समक्ष उपयुक्त स्थान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो विटनेसेस लाए जाएंगे, ठीक है ना, 2 विटनेसेस के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा हो जाएगा किस स्थान और किस दिनांक पर हस्ताक्षर हुए, ये भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब पहले 1 नंबर, दूसरा नंबर, 2 साक्षी यहाँ पर आ गए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो जो मकान मालिक है, ठीक है ना, प्रथम पक्षकार और किराएदार द्वितीय पक्षकार, इन दोनों को भी यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है ना। और यदि आपको किसी अन्य विलेख का फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर, और प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है ना, इफ़ यू आर न्यू टू माई इन द माई चैनल, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।